नमस्कार, मैं प्राध्यापक सविता आहिर प्रथम वर्ष वाणिज्य द्वितीय अयन की इस तासिका में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आपको याद होगा पिछली तासिका में हम लोगों ने द्वितीय अयन के पाठ्यक्रम पर चर्चा की हुई है और साथ ही में इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी हम लोगों ने जान लिया है। आज हमारे इस तासिका में हमारी कार्यसूची कुछ इस तरह से है। उद्देश्य, लेखक का परिचय, पहलवान की ढोलक, कहानी की कथा वस्तु और मूल्यांकन। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसके पीछे सबसे पहले हमारा उद्देश्य है लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का परिचय प्राप्त करना, गांव की संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन से परिचित कराना, लोक कला और कलाकार का महत्व आप लोगों को बताना है और साथ ही में संगीत का हमारे जीवन में जो अनन्य साधारण महत्व है उसके बारे में जानकारी हासिल करना। हमारे कहानी के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ है। इनका जन्म स्थान औराही हिंगना, ज़िला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में है। फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की हुई है। आप प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक तथा सामाजिक आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। आप रचनात्मक साहित्य को नए तेवर देने वाले अग्रणी रचनाकारों में से एक है। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य को भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोकजीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज़ एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला है। इनकी प्रमुख कृतियों में सबसे पहले उपन्यास, जिसमें मैला अंचल काफ़ी प्रसिद्ध है, इस पर हिंदी में एक फिल्म भी निकली हुई है जिसका शीर्षक मैला अंचल है। परती, परिकथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे। कहानी संग्रह में ठुमरी, आगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। संस्मरण लिखा है जिसका शीर्षक है ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रिपोर्टाज लिखा हुआ है जिसका शीर्षक है नेपाली क्रांति कथा। रेणु रचनावली 5 खंडों में प्रसिद्ध है। हमारी कहानी पहलवान की ढोलक, इसके प्रमुख पात्र है लुट्टन सिंह, चांद सिंह, राजा साहब जिनका नाम श्यामनंद है और राजकुमार। कहानी जब शुरू हुई है तो गांव का चित्रण किया गया है। जैसे कि आप लोगों को अनुभव है कि पिछले 2-2.5 सालों से कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन में हमने कौन कौन से अनुभव लिए हुए हैं, उसी तरह से गांव में मलेरिया और हैजे की बीमारी आ चुकी है और पूरा गांव इन बीमारी की वजह से भयभीत हो चुका है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों को डराना बहुत आसान होता है। अगर हम उनकी तरफ आंखें बड़ी करके भी देखते हैं तो वह डर जाते हैं। उसी तरह से यह गांव पूरी तरह से भयभीत हो चुका है और इस तरह से पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार फैला हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा इन्हीं का साम्राज्य है। अंधेरी रात जो है चुपचाप आंसू बहा रही है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक दबाने की चेष्टा कर रही है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। एक का तारा टूटकर ज़मीन पर गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा रास्ते में ही वहाँ पर टूट जाता है तो अन्य तारे उस पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इस भयंकर निस्तब्धता में केवल सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही है और साथ ही में किसी किसी झोपड़ियों में से हे राम हरे राम की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि आप लोगों को पता है हरे राम अर्थात मृत्यु के अंतिम समय में बोला जाता है। और इस तरह से बच्चे जो है काफ़ी डरे हुए हैं। डर के मारे वो अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं, माँ से बिलख जाते हैं। यही एक आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। और एक आवाज़ गाँव में सुनाई देती है, वो है कुत्तों की। आप लोगों को पता है कि कुत्तों में परिस्थिति काटने की एक विशेष बुद्धि होती है। ये जो कुत्ते हैं दिन भर गांव में जो राग काटे रहे वहाँ पर बैठते हैं और
शाम होते ही वो एक भयंकर आवाज़ में रोने लगते हैं। आपकी खुद की अनुभूति होगी कि रात के सन्नाटे में अगर कुत्तों की रोने की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में शक आता है, संदेह होने लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई बुरी घटना घटित होने वाली है। परंतु इस भयंकर स्थिति में भी, रात्रि की भीषणता में भी केवल एक ऐसी आवाज़ आती है और वह आवाज़ है पहलवान के ढोलक की, जो लोगों को एक सकारात्मक भावना देने का काम कर रही है। ये जो पहलवान महाशय है, शाम से लेकर प्रातः तक अपनी ढोल बजाते रहते हैं और इस ढोल में से आवाज़ आती है चढ़ता गिरता, चढ़ता गिरता, चढ़ता गिरता। इसका मतलब होता है उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। हमारी कहानी के नायक पहलवान, इनकी उम्र केवल 9 वर्ष की थी और तभी उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। अगर शादी नहीं हुई होती तो इस छोटे से बच्चे का भी जल्दी ही देहांत हो जाता, परंतु लुट्टन की माँ नहीं थी, परंतु सासू माँ ने उनके प्रति बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई हुई है। और इस तरह से लुट्टन देख रहे हैं कि उनकी सासू माँ भी विधवा है, लेकिन गांव वाले उसे बहुत परेशान करते हैं और फिर सासू माँ की ये परेशानियाँ देखकर वो बचपन में ही तय कर लेते हैं कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा। बचपन से ही कसरत करना प्रारंभ कर दिया है। धारोष्ण दूध पिया करते थे और इस तरह से नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। अब वो जब चलते थे तो लगभग दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी फैलाकर चलताते थे और गांव में अब वो एक अच्छे पहलवान समझे जाने लगे थे। एक बार ऐसे ही वो श्यामनगर मेला देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर पहलवानों की कुश्ती और दांवपेच देखकर उनसे रहा नहीं जाता। उन्हें भी इच्छा होती है कि मुझे भी कुश्ती लड़नी चाहिए और इस तरह से जवानी की मस्ती में और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ सुनते ही उनकी नसों में एक बिजली सी उत्पन्न हो जाती है और फिर सामने जो एक बंदा है जिसे शेर का बच्चा ये उपाधि मिली हुई है, उसे वो ललकारते हैं। शेर का बच्चा जो है उसका असली नाम चांद सिंह था। ये चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ आए थे। मूलतः चांद सिंह पंजाबी थे। जैसे कि पंजाबी लोगों का बाह्य व्यक्ति तो बहुत सुंदर होता है, उसी तरह से ये शेर का बच्चा सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से उसकी सुंदरता टपकती थी। और इस तरह से लगभग पिछले 3 दिनों से वो इस श्यामनगर के मेले में कुश्ती खेल रहे हैं, लगातार जीतते जा रहे हैं। और इस तरह से शेर के बच्चे को बिना सोचे समझे लुट्टन सिंह ने ललकार लिया है। अब ललकार दिया है, उसके पहले राजा श्यामनंद जी ने सोचा है कि मैं शेर के बच्चे को अपने महल में रखूँगा, उन्हें पहलवान बनाकर रखूँगा, लेकिन उसी समय लुट्टन ने उन्हें ललकार दिया। अब कुश्ती लड़ने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चले भी गए, लेकिन राजा श्यामनंद वहाँ पर काफ़ी परेशान होते और उन्हें लगता है कि ये छोटा सा बच्चा शेर के बच्चे के सामने टिक नहीं पाएगा। वो उसे बुला लेते, उसे समझाते हैं, उसे 10 रुपये देते और कहते कि देख, तू लड़ाई मत खेल, तू कुश्ती मत कर, ये 10 रुपये ले, तुझे मेले में जो खाना है, जो खरीदना है वो तू ले ले और यहाँ से वापस चला जा। लेकिन किसी भी तरह से लुट्टन वहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार के पास जाता है और कहता है कि दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर जान दे दूंगा, लेकिन मुझे इनके साथ लड़ना है। और इस तरह से अब भीड़ जो है वो अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जो जमात इसके साथ थी वो भी परेशान होने लगे कि हमारा इतना वीर शेर का बच्चा और इसे कौन पुकार रहा है, एक छोटा सा लड़का। और इस तरह से लुट्टन के पक्ष में कोई नहीं था। वहाँ पर जो लोग हैं वो सारे के सारे केवल और केवल शेर के बच्चे के पक्ष में थे, लेकिन सभी ने कहा कि लुट्टन को लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा था, वो व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। और इस तरह से राजा साहब विवश हो जाते हैं और विवश होकर वो लुट्टन को लड़ने की आज्ञा दे देते हैं। बाजे बजने लगते हैं, दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैल जाती है, कोलाहल बढ़ जाता है और जितने भी दुकानदार थे वहाँ पर वो सब अपनी दुकानें बंद करके फिर से ये लड़ाई देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। भरी आवाज़ में एक ढोल वहाँ पर
बजता है और उसमें से आवाज़ निकलती है, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वहाँ पट्ठे वहाँ पट्ठे वहाँ पट्ठे। अब ये आवाज़ सुनने के बाद एक बिजली सी लुट्टन के देह में दौड़ जाती है। दर्शक तालियां बजाने लगते हैं और अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो दर्शकों ने क्या कहना आरंभ कर दिया कि अरे इसका तो हलवा हो जाएगा, हमारा शेर का बच्चा इतना पराक्रमी है, इतना ताकतवर है। फिर से ढोल बजता है। अब इस बार ढोल में से आवाज़ आती है, चढ़दा गिरधा चढ़दा गिरधा चढ़दा गिरधा, अर्थात मत डरना मत डरना मत डरना, अर्थात तेरे सामने बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है लेकिन तुझे नहीं डरना है। ऐसी आवाज़ उसे ढोल में से सुनाई देती है। अब लुट्टन जो है शेर के बच्चे के गर्दन पर अपनी केहूनी डालता है और उन्हें चित करने की कोशिश करता है। अब लोग आवाज़ देकर उसे कह रहे कि उसे वहीं पे दफना दो। लुट्टन की आंखें अब बाहर आ चुकी है, उसे काफ़ी गुस्सा आया हुआ है और इस तरह से उसकी छाती जो है वो फटने की हो रही थी। राजमत बहुमत लुट्टन के पक्ष में था। सभी लोग चांद को शाबाशी दे रहे थे, कोई भी बेचारे लुट्टन को शाबाशी नहीं दे रहा था। अब लुट्टन के पक्ष में केवल एक ही व्यक्ति था, बल्कि हम उसे व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो एक था और वो था पहलवान की ढोलक। वो ढोलक उसे कह रही थी कि तुझे लड़ना है। और इस तरह से फिर से ढोल में से एक आवाज़ आती है। अब इस बार स्वर था धाक धीना तिरकट धीना धाक धीना तिरकट धीना। इसका मतलब होता है दाव काटो बाहर फेंको, दाव काटो बाहर फेंको। अब ये आवाज़ सुनने के बाद सही में लुट्टन ने ऐसा कृत्य वहाँ पर किया हुआ है। अब उसने चांद की गर्दन पकड़ ली है। जब उसने चांद की गर्दन पकड़ ली है तो अब लोगों का मत जो है बदल रहा है। अब लोगों ने लुट्टन को कहना आरंभ कर दिया, वाह रे शेर। और इस तरह से फिर से मोटी और भूंडी आवाज़ में एक बार ढोल बजा है। इस बार आवाज़ निकली है चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा। इसका मतलब है उठा पटक दे उठा पटक दे। अब लुट्टन ने चालाकी से यह दाव खेला है और उसने ज़ोर लगाकर, आखिरी ज़ोर लगाकर शेर के बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया है। लुट्टन ने फिर से एक अंतिम ज़ोर लगाया और फिर चांद सिंह चित होकर वहाँ पर गिर गया। अब आवाज़ आई है ढोल में से धा गिरधा दा खिड़दा दा खिड़दा, अर्थात वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। और इस तरह से अब लुट्टन जीत गया है। अब जनता ये तय नहीं कर पाई रही कि हमें किसे शाबाशी देनी चाहिए। जय जय की ध्वनि निकल रही है। कुछ लोग जो है अपनी इच्छानुसार माँ दुर्गा की जय घोष कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान महावीर जी की जय घोष कर रहे हैं और कुछ लोग जो है राजा श्यामनंद जी की जय घोष कर रहे हैं। विजयी लुट्टन कूटता फाटता राजा साहब के पास आ जाता है, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है और फिर राजा साहब को अपनी गोदी में उठा लेता है। अब राजा साहब को गोदी में उठा लिया तो लुट्टन के कारण राजा साहब के कपड़े वहाँ पर गंदे हो जाते हैं और मैनेजर साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन स्वयं राजा साहब लुट्टन से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उसे वो गले लगा लेते हैं और फिर अंत में उसे कहते हैं, जीते रहो बहादुर, तुमने अपने मिट्टी की लाज रख ली। अब पंजाबी पहलवानों की जमात जो है शेर के बच्चे की आंखें पहुँच रही थी, क्योंकि लगातार 3 दिन से उन्हें जीतने की आदत हो चुकी थी। अब ये हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो रो रहे थे और इस तरह से अब लुट्टन को राज पहलवान बनाने का निर्णय राजा श्यामनंद ने ले लिया है। परंतु मैनेजर साहब को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हमें लुट्टन को राज पहलवान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो जाति का दुसाध है। मैनेजर साहब ऐसा कहते हैं कि हमें शेर के बच्चे को ही राज पहलवान बनाना चाहिए क्योंकि वह क्षत्रिय है। लेकिन राजा साहब यहाँ पर एक बहुत अच्छे इंसान हमें दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि वो जाति का दुसाध है तो क्या हुआ, उसका कार्य क्षत्रिय जैसा है और इसलिए मैं उसे ही अपने दरबार में राज पहलवान बना के रखूँगा। राजा साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने दरबार में राज पहलवान बना लिया। अब धीरे धीरे लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती है। राजा का आशीष उनके पीछे है, उन्हें रोज़ अच्छा भोजन दिया जाता है, उनकी स्नेह दृष्टि हमेशा उन पर है और इस तरह से अब नामी पहलवानों में ये हमारे लुट्टन सिंह जाने जाते हैं। अब वहाँ पर एक पहलवान था जिनका नाम काल खान था। उनकी जो प्रसिद्धि है दूर दूर तक फैली हुई थी।
परंतु अब तक काला खान के साथ लुट्टन की कुश्ती नहीं हुई थी और इस तरह से एक बार काला खान के साथ भी लुट्टन की कुश्ती हो जाती है और फिर वो इस प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है और फिर लुट्टन ने सभी भ्रमों को दूर कर दिया है कि अब वो किसी को भी हरा सकता है। उसके बाद वो राज दरबार का एक दर्शनीय जीव बन जाता है, लक्षणीय जीव बन जाता है, सबका ध्यान हमेशा उनकी तरफ होता है। और इस तरह से अब जब कभी ये हमारे लुट्टन सिंह बाहर निकलते तो उनका एक अलग अंदाज होता था। जब किसी मेले में जाते थे तो घुटने तक लंबा चोगा वो पहनते थे, अस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह वो झूमते थे और इस तरह से दुकानदारों की जो हलवा करते थे। हलवाई खुद उन्हें अपने दुकान पर बुलवा लेते थे और फिर उन्हें कहते कि पहलवान काका, अभी अभी हमने ताज़ा रसगुल्ला बनाया है, ज़रा आप नाश्ता कर लीजिए। पहलवान बड़े हो चुके थे लेकिन अभी भी उनकी हरकतें बच्चों जैसी थी और इस तरह से हंसी करके वो कहते थे कि अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर। और इस तरह से 2 सेर रसगुल्ला वो खा लेते थे, एकदम से मुँह में 8-10 रसगुल्ला वो डाल लेते थे और इस तरह से उसके बाद पान की ठुट्टी हमेशा उनके मुँह में होती थी। पान भी ऐसा खाते थे कि उनका चोगा तक लाल हो जाता था। और इस तरह से दरबार से जब वो लौटते थे तो दरबार लौटते समय उनके चेहरे पर छोटे बच्चों जैसा चश्मा होता था, हाथ में खिलौने होते थे और मुँह में पीतल की सीटी बजाते हुए वो वहाँ पर आ जाते थे। और इस तरह से अब वो दरबार में रहने लगे हैं। कार्य वही है, लेकिन जब कभी वो दंगल में जाते थे, ढोल की आवाज़ सुनते थे तो उनमें एक नई उमंग जोश जग जाता था, क्योंकि वास्तव में उनका गुरु उनकी ढोलक ही थी, उनका कोई और गुरु नहीं था। और इस तरह से लगभग 15 वर्ष बीत जाते हैं, राज दरबार में रहते रहते 15 वर्ष बीत जाते हैं। और इस तरह से बीच में पहलवान की शादी भी हो चुकी है, उनके 2 बेटे भी हुए हैं। कुछ सालों पहले उनकी सासू माँ का देहांत हो जाता है और उसके कुछ ही सालों के बाद पत्नी का देहांत हो जाता है। दोनों संतानों को छोड़ के उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो जाती है। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लुट्टन सिंह पर आ जाती है, लेकिन लुट्टन अपने बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से करता है। प्रातः सुबह उठता है, ढोलक बजाता है और ढोलक बजाते बजाते वो उन्हें वहाँ पर कुश्ती किस तरह से लड़नी है, कसरत किस तरह से करनी है, इसके बारे में शिक्षा देते हैं। और इस तरह से अपने बच्चों को उन्होंने ये बात ज़रूर बताई है कि मेरा गुरु और कोई नहीं है, ये ढोल है। और इस तरह से इस ढोल के प्रताप से ही मैं पहलवान बन सका हूँ, ये बात वो बताते हैं। और इस तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनके दोनों बेटे अपने पिता की तरह गठीले और तगड़े बन चुके हैं और राजा ने तो पहले ही इन दोनों को राज पहलवान के रूप में घोषित कर दिया है। लेकिन देखिए, स्थिति बदलने में समय नहीं लगता। एक दिन अचानक वृद्ध राजा स्वर्गवासी हो जाते हैं और जब राजा स्वर्गवासी हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर शासक के रूप में आ जाते हैं उनके बेटे अर्थात राजकुमार। राजकुमार ने आते ही, विलायत से आते ही सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया है और बहुत से परिवर्तन हो गए। लेकिन परिवर्तन जब हो गए तो इस परिवर्तन के चपेटाघात में सबसे पहले आ गए हैं पहलवान। अब पहलवान ने कहा, राजकुमार ने कहा कि हमारे दरबार में पहलवान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें घोड़े की रेस पसंद थी। अब सब पूछताछ हो गई, उनसे पूछा गया कि पहलवान के ऊपर खाने के लिए कितना खर्चा होता है। अब ये खर्चा देखकर वहाँ पर राजकुमार ने कहा कि ये टेरिबल है और इस तरह से मैनेजर ने कहा कि नहीं, ये हॉरिबल है। और इस तरह से पहलवान को वहाँ पर साफ साफ जवाब मिल गया कि अब दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसे गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं मिला है। अब पहलवान ने अपनी ढोलक उठाई है, अपने दोनों बेटों को लिया है और वो अपने गांव में वापस आ गए हैं। जब गांव में वापस आए हैं, काफ़ी सालों के बाद आए हैं, लेकिन गांव के लोग जो होते हैं उनके संस्कार, उनकी आत्मीयता बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से गांव के एक छोर पर गांव वालों ने उन्हें रहने के लिए एक झोपड़ी बांधी। अब उसी झोपड़ी में रहकर वो गांव वालों के जो बच्चे हैं और अपने दोनों बेटे हैं उन्हें
कुश्ती सिखाया करते थे। सुबह शाम ढोल लेकर वो कुश्ती सिखाने का काम करते थे। कुश्ती के दांव-पेच वो अपने बच्चों को और गाँव वालों के बच्चों को बताया करते थे। लेकिन देखिए, किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे कुश्ती सीख कर क्या करते, क्योंकि पेट के लिए रोटी की आवश्यकता होती है और इसलिए धीरे धीरे उनका ये जो स्कूल है वो खाली होने लगा। अब उनके केवल 2 ही छात्र हैं, उनके खुद के बच्चे, और उन दोनों बच्चों को वो रोज़ ढोल लेकर कुश्ती के दाव पे सिखाते रहे। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। दोनों बच्चे सुबह शाम कुश्ती के दाव पे सीखते और उसके बाद गांव में मजदूरी करते। जो कुछ पैसा आता था उस पैसे के माध्यम से परिवार का भरण पोषण हो रहा था। लेकिन अचानक गांव पर वज्रपात हो जाता है। अनेक रूप में पहले अनावृष्टि हो जाती है, फिर अन्न की कमी हो जाती है और उसके बाद मलेरिया और हैज़ा मिलकर गांव को भूनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गांव सूना होने लगा है। घर के घर खाली पड़ने लगे, मतलब हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो रही है और इस तरह से रोज़ 2-3 लाशें उस गांव से निकल रही है। लोगों में खलबली मच जाती है और फिर लोगों के चेहरे पर एक भय, एक डर, क्योंकि सबको लग रहा है कि हम में से हर किसी का देहांत होने वाला है। और इस तरह से जब सूर्योदय होता था तो लोग खांगते कूंगते कराते अपने घरों से बाहर निकलते। पड़ोसी एक दूसरों को ढाढ़स देने की कोशिश करते और फिर कहते कि अब रोके क्या करोगी, जो हो गया सो हो गया, जो तुम्हारा नहीं था वो है जो है, अब उसकी तरफ ध्यान दो। और इस तरह से अब घर में कफन खरीदने के लिए भी कोई नहीं बचा रहा था। लेकिन जब सूर्यास्त हो जाता था तो सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ी में फिर से घुस जाते थे। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी। पास में अपने पुत्र दम तोड़ रहे हैं, ये माता पिता को देखना पड़े, इससे भयंकर और स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन माताओं ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। रात्रि की इस भीषण विभीषिका में केवल और केवल पहलवान की ढोलक ही स्थिति को चुनौती दे रही थी। और इस तरह से पहलवान संध्या होते ही ढोलक बजाना आरंभ कर देते थे और प्रातः सुबह तक ये ढोलक बजाते थे। लेकिन इस ढोलक की आवाज़ सुनने के बावजूद लोगों को क्या मिलता था? ढोलक की आवाज़ तो कोई औषधि नहीं थी, कोई पथ्य नहीं था, लेकिन संजीवनी की तरह ये ढोलक की आवाज़ काम कर रही थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे जंगल का दृश्य नाचने लगता था और इस तरह से स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में एक बिजली दौड़ जाती थी। ढोल की आवाज़ सुनने के बाद किसी का बुखार कम नहीं होता था और ना ही महामारी का सर्वनाश वहाँ पर हो रहा था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि मरते हुए प्राणियों के आँख के मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि संगीत में उतनी ताकत होती है और इस तरह से मरते समय उन्हें डर नहीं लग रहा था। लेकिन देखिए, स्थिति किसी पर भी आ सकती है। उसी तरह से गांव के अनेक लोग मृत हो चुके थे। अब पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में आ जाते हैं और इस तरह से दोनों बच्चे छटपटाते हुए अंत में बाबा कहते हुए अपने प्राण दे देते हैं, अर्थात मलेरिया और हैजे से उनके दोनों बेटन का देहांत हो जाता है। उस दिन भी, उस रात भी ये पहलवान ढोलक बजा रहे थे और उस समय आवाज़ आ रही थी, चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा। सारी रात वो ढोलक बजाता रहा और इस तरह से इसका मतलब था मारो बहादुर, मारो बहादुर। और इस तरह से सुबह हो जाती है। लोगों को पता नहीं था कि पहलवान के दोनों बेटों का देहांत हो चुका है। प्रातः सुबह वो अपने दोनों बेटों को उठाते हैं और इस तरह से लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए वो दोनों बहादुर बेटों को लेकर जाते हैं और फिर नदी में उन्हें बहा देते हैं। उस दिन जो हमारे लुट्टन पहलवान है वो श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनते हैं, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और इस तरह से देखिए कि कितनी हिम्मत लगी होगी कि दोनों बेटों को अपने हाथों से उनका अंतिम क्रियाकर्म करना, उन्हें नदी में बहाना। और इस तरह से कितनों की हिम्मत टूट चुकी थी। हो सकता है कि पहलवान की भी हिम्मत टूटी हो, लेकिन उसने लोगों को ऐसा नहीं दिखाया है। और इस तरह से फिर से वो घर वापस आ जाते हैं। लोगों को लग रहा था
कि आज रात ढोलक नहीं बजेगी क्योंकि इसे अपने बेटों के गुजर जाने का काफ़ी दुख होगा। लेकिन देखिए, कुछ लोग जो होते हैं हमेशा दूसरों का सोचते हैं, उसी तरह से पहलवान जो है हमेशा दूसरों का सोचते हैं। और लोग सोच रहे थे गाँव वाले कि शायद पहलवान का जो कलेजा है वो 1.5 हाथ का है। और इस तरह से 4-5 दिनों तक लगातार आवाज़ आती रही। बच्चों के मृत्यु के पश्चात 4-5 दिन लगातार आवाज़ आती रही, लेकिन अचानक एक रात गाँव वालों को ढोलों की आवाज़ नहीं सुनाई दी और फिर सभी लोग परेशान हो गए। प्रातः होते ही पहलवान के कुछ शिष्य जो है उनके दरवाजे पर चले जाते हैं और देखते हैं कि आखिर आज ढोलक की आवाज़ क्यों नहीं आई। और इस तरह से जो दृश्य वहाँ पर उनके शिष्यों ने देखा तो पहलवान की लाश वहाँ पर चित पड़ी हुई थी, अर्थात पहलवान की भी मृत्यु हो चुकी थी। और इस तरह से रात में सियारों ने घुसकर उनके जांग के मांस को भी खा लिया था और उनकी एक अंतिम इच्छा थी। अब लोगों को पता है कि अक्सर बहुत सारे लोग अपनी अंतिम इच्छा क्या है वो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को या दोस्तों को बताकर रहते हैं। उसी तरह से उन्होंने अपने एक शिष्य को बता के रखा था और फिर वो शिष्य अब आंसू पोंछते हुए कह रहा था कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे चीता पर पेट के बल सुलाना, पीठ के बल पर नहीं सुलाना, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर कभी चीत नहीं हुआ हूँ और इसीलिए चीता पर सुलगाते समय तुम ऐसा करना और ढोल बजाना। और इस तरह से बिल्कुल भावनाशील हो चुका ये शिष्य आगे बोल नहीं पाता है। पास में ही उनकी ढोलक लुढ़की हुई पड़ी थी और सियारों ने ढोलक को भी भक्ष बनाया था। उन्हें लगा था कि ये कोई खाने वाली चीज़ है, तो उन्हें वो चमड़े को भी खाने का मज़ा आ रहा था। और इस तरह से पहलवान का यहाँ पर अंत हो जाता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी कहानी है भारत इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निहित की भूमि पर पटक देती है। पहलवान की ढोलक न केवल अपने आप को जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की भी ताकत देता रहता है। राजा साहब की जगह पर नए राजकुमार का जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। ये जो कहानी है अच्छे से आप लोगों ने समझ ली है। अब इस कहानी पर आप लोगों को जो गृहपाठ दिया जा रहा है, प्रश्न इस तरह से है। पहलवान की ढोलक कहानी के रचयिता कौन है? शेर का बच्चा उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? लुट्टन सिंह क्या बजाने में माहिर था? राजा श्यामनंद किसे राज पहलवान घोषित करते हैं? लुट्टन सिंह के कितने बच्चे थे? गांव में कौन सी बीमारी फैली थी? और पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी? इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं और हमारे क्लासरूम पर आप लोगों को इसे सबमिट करना है। अगली तासिका में हम एक कविता पर चर्चा करेंगे। कविता का शीर्षक है अब की अगर लौटा तो, और इसके कवि है कुंवर नारायण सिंह। तो इनका भी परिचय हम इस तासिका में लेंगे। धन्यवाद।